जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा। पांच तत्व से प्रकृति रची है, पांच तत्व से काया। इसी प्रकृति में स्वस्थ सुखद जीवन का मंत्र समाया। प्रभु ने जन कल्याण हेतु है आयुर्वेद बनाया। जग पर अमृत रस बरसाने आयुर्धाम है आया। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। सब मिलकर मंगल गाएंगे, जन जन को स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अथ आयुर्धामे में मैं नमिता सचदेव एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि त्वचा एकदम फ्लॉलेस होनी चाहिए, कोई एक्ने या पिंपल त्वचा पे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ एक कारणों के चलते स्किन पर कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, एलर्जीज हो जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्ने की, पिंपल की, या फिर कभी कभी तो एक्जिमा और सोरियासिस जैसी समस्याएं भी स्किन पर देखने को मिलती हैं। भोजन में अधिक मात्रा में मिर्च मसाला और फ्राइड चीजों का सेवन, तनाव से भरी हुई जीवन शैली, हार्मोनल चेंजेस या फिर कभी अनुवांशिक कारणों से अक्सर हम एक्ने पिंपल्स जैसी समस्या से परेशान रहते हैं। अत्यधिक खराब भोजन और अत्यधिक खराब जीवन शैली के चलते कभी कभी हमारा रक्त इतना दूषित हो जाता है कि हम एक्जिमा और सोरियासिस जैसी घातक स्किन डिजीज के शिकार हो जाते हैं। खून में आई यही अशुद्धियां स्किन एलर्जीज का भी कारण होती हैं। तो आज हम बात करेंगे त्वचा के इन्हीं रोगों के बारे में, जैसे कि हमने बात की एक्ने, पिंपल्स, सोरियासिस और एक्जिमा के बारे में, और इसी के साथ स्किन एलर्जीज के बारे में भी जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर टू द शो। नमस्कार। तो आज जिस तरह से मैंने बात की कि अथ आयुर्धामे में हम बात करेंगे कि एक्ने, पिंपल्स जो मुझे लगता है लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आते हैं। आप हमें सबसे पहले यही बताइए कि ये व्हाइट हेड्स, ये ब्लैक हेड्स या एक्ने जिन्हें हम कहते हैं, ये क्यों आते हैं, कहां से आ जाते हैं? देखिए नमिता, अगर आपको बेसिक कारण पे जानना है तो सबसे पहले आपको स्किन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं उसके बारे में जानना होगा। और अगर हम सीबेशियस ग्लैंड्स की एनाटॉमी को जानना चाहें तो इन जनरल ये सीबेशियस ग्लैंड जो होती हैं, ये जो हेयर फॉलिकल होता है उससे कनेक्ट होती हैं, एंड इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं पाइलोसीबेशियस यूनिट। जो हेयर फॉलिकल होता है उसका केराटिन, सीबेशियस ग्लैंड का सीबम पाइलोसीबेशियस डक्ट के थ्रू जो है स्किन के ऊपर आता है। केराटिन हेयर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सीबम स्किन को ऑयली रखने में हेल्प करता है। लेकिन नमिता, किसी भी कारण से यदि ये सीबम जो बाहर निकल करके हमारी स्किन को ऑयली रखने में मदद कर रहा है, अगर ये पाइलोसीबेशियस डक्ट में रुक जाता है तो एक तरह से यहाँ पर जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है, यहाँ बैक्टीरिया आ जाता है और एक तरह से सड़न की प्रक्रिया यानी कि प्यूट्रिफिकेशन शुरू हो जाता है। और ये कभी जो है कोमिडोन्स के रूप में, जिसे हम व्हाइट हेड, ब्लैक हेड्स बोलते हैं, कभी पैप्यूल्स की फॉर्म में, कभी पस्ट्यूल्स की फॉर्म में, कभी सिस्टिक लीजन की फॉर्म में और कभी कभी नोड्यूल्स की फॉर्म में जो है हमारी स्किन पे निकल आता है। तो बेसिक नेचर अगर हम एक्ने का जानना चाहें तो हम कहते हैं कि इसकी शुरुआत होती है सीबम के पाइलोसीबेशियस डक्ट में रुक जाने से। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो एज सबसे ज्यादा क्रूशियल मानी जाती है, मैं कहूंगी कि यंग एज, जिसमें लड़कियां या लड़के खूबसूरत दिखना चाहते हैं, उसी एज में मुझे लगता है ये रोड़े की तरह काम करता है और एक्ने, पिंपल्स की समस्या हो जाती है। तो क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, हाँ, आपका क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है कि एक उम्र का वो पड़ाव जब मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है बहुत साफ रहे, उस समय जो हमें एक्ने पिंपल्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि फिर से वापस मैं सीबेशियस ग्लैंड पे आपको लेके जाऊंगा। वैसे तो ये सीबेशियस ग्लैंड बर्थ के समय ही हमारी बॉडी पे जो है एक तरह से प्रेजेंट होती हैं, डेवलप होती हैं, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है जो फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ है उसमें जो है ये इनएक्टिव रहती है, बहुत स्मॉल होती है। बट जैसे ही सेकेंड डिकेड ऑफ लाइफ हमारा शुरू होता है, वहां पर जो इनमें एक्टिवेशन देखने को मिलता है, इनमें स्टिमुलेशन देखने को मिलता है और
एक तरह से हम कह सकते हैं मिड ऑफ सेकंड डिकेड से लेके मिड ऑफ थर्ड डिकेड, यानी कि मेरा इशारा 15 वर्ष से लेके 25 वर्ष की उम्र तक है, वहां पर इसमें मैक्सिमम स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीबेशियस ग्लैंड में सीबम का प्रोडक्शन अगर किसी लाइफ की फेज में मैक्सिमम होता है तो वह है 15 साल से 25 साल तक। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बोलते हैं कि इसका स्टिमुलेशन जो होता है एक तरह से वो काफी कुछ हार्मोन डिपेंडेंट होता है, और हार्मोन्स में भी एंड्रोजन जो होता है हार्मोन, वो स्पेसिफिकली जो सीबेशियस ग्लैंड के स्टिमुलेशन को जो है काफी एनहांस करता है, जिससे सीबम का मैक्सिमम सेक्रेशन होता है। और इस एज में यदि किसी भी तरह की लापरवाही हम करते हैं, जैसे कि हम अपनी स्किन को साफ नहीं रखते हैं, यानी कि जो हमारी एक पाइलोसीबेशियस डक्ट है उसमें किसी भी तरह के केमिकल्स को रोक देते हैं, पोल्यूटेंट्स को रोक देते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पे हमारी सीबेशियस ग्लैंड बहुत ही अधिक एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी कि सीबम का प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल से काफी अधिक होता है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो एक्नी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वगैरह में जो है एक तरह से जो है डेवलप हो सकते हैं। एंड यहां पे नमिता आपने नाम लिया ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है, ये भी मैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते भी और सुनते भी। मैं बताना चाहूंगा एग्जैक्टली ये क्या होता है। तो देखिए, मैंने अभी नाम लिया पाइलोसीबेशियस डक्ट, यानी कि वो डक्ट जिससे सीबेशियस ग्लैंड का सेक्रेशन जो है वो स्किन पे निकल के बाहर आता है। अगर जो केराटिन एंड सीबम मिल करके जो प्लगिंग एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन जो करते हैं डक्ट में, सुपरफिशियल लेवल पे करते हैं, यानी कि स्किन के पास करते हैं, तो वहां पर जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होता है, जो मैंने बताया कि रुके हुए सड़े हुए जो पदार्थ वहां पे इकट्ठे होते हैं, वो एक तरह से स्किन के पास होते हैं, उनको हम जो है ब्लैक हेड्स का नाम देते हैं। तो ओपन कोमिडोन्स आर ब्लैक हेड्स। एंड इसके विपरीत यदि ये केराटिन और सीबम का जो प्लग है वो डीपर एक तरह से जो है पोजीशन में होता है पाइलोसीबेशियस डक्ट के, तो वहां पर जो एक तरह से मटेरियल है वो ऊपर नहीं आता, वहां पर हम बोलते हैं कि ये जो है व्हाइट हेड्स में कारण होता है। तो क्लोज कोमिडोन्स आर व्हाइट हेड एंड ओपन कोमिडोन्स आर ब्लैक हेड्स। चलिए, तो बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स क्या होते हैं, ये तो आपने जान लिया। लेकिन अभी डॉक्टर परमेश्वर से जानने का वक्त हो गया है कि सीबम में डिस्टर्बेंसेस आखिर आती क्यों है, जिनकी वजह से ये एक्ने पिंपल्स की समस्या हो जाती है। लेकिन ये भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अथाई और धामे। ऑफिस में चिक चिक होगी, घर घर में अब बसेगा प्यार, सब होंगे अपने अब यार, क्योंकि अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा। खाली रातों पर प्रहार, निद्रा मैया का उपकार, अपनों से अब मिलेगा प्यार, सपनों सा होगा संसार। ऐसा क्या हो गया भाई? अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा, क्योंकि अपने पास है प्रज्ञा प्रज्ञा सुप्रज्ञा। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई और धामे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जिनके साथ आज हम बेहद खास टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि एक्ने पिंपल्स या फिर हम कह सकते हैं एक्जिमा और सोरेसिस जैसी गंभीर समस्याएं स्किन पर क्यों हो जाती हैं। तो आपने ब्रेक में जाने से पहले ये तो बताया कि व्हाइट हेड और ब्लैक हेड क्या होते हैं एक्चुअली, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने काफी ध्यान से उसे सुना भी होगा। बट अब हमें ये बताएं कि सीबम की जो मात्रा है वो इधर उधर कैसे हो जाती है, यानी कि उसमें डिस्टर्बेंसेस कैसे आ जाती है। देखिए नमिता, मैंने बताया कि दो कारण हो सकते हैं कि हमारा जो है सीबम एक तरह से हमारे पाइलोसीबेशियस डक्ट में रुक जाए। एक, या तो बहुत अधिक प्रोडक्शन जो है सीबम का हो रहा है, इस कंडीशन को हम क्लिनिकली सिबोरिया का नाम देते हैं। एंड अगर आप जानना चाहेंगे कि वो कौन सी स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पे जो हमें सिबोरिया देखने को मिलता है, यानी कि एक्सेसिव मात्रा में सीबम का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा किसी भी तरह का हार्मोनल इंबैलेंस बॉडी में। एंड इसमें मैं बताऊंगा कि एस्ट्रोजन
प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन जो बैलेंस होता है बॉडी का, वो बहुत एक तरह से अहम रोल इसका रहता है सीबेशियस ग्लैंड के स्टिमुलेशन में। अगर इस बैलेंस में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है, और इसमें भी मैं एंड्रोजन का नाम लेना चाहूंगा, यदि एंड्रोजन की मात्रा बढ़ती है, और यहां मैं ये भी बताना चाहता हूं कि एंड्रोजन जो है वो एक तरह से एक मेल में टेस्टिकल से रिलीज होता है, फीमेल में अल्प मात्रा में ओवरी से रिलीज होता है, एंड साथ में जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो भी एक तरह से एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। तो ये हार्मोन अगर किसी भी कारण से अधिक मात्रा में रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं बहुत अधिक तेजी से जो है सीबेशियस ग्लैंड का स्टिमुलेशन होता है और सीबम का प्रोडक्शन जो है अनएक्सपेक्टेडली जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी कंडीशन को हम सिबोरिया बोलते हैं। इसके बाद डाइटरी रीजन्स जो हैं वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सिबोरिया में कारण होते हैं। उसमें मैं बताऊंगा कि हमने देखा है कि बहुत अधिक मिर्च मसाले का यदि सेवन किया जाए, बहुत अधिक खटाई का अधिक सेवन किया जाए, बहुत फ्राइड चीजों का अगर सेवन किया जाए, वो कोई भी आहार जो आपके पेट को खराब कर दे या आपका डाइजेशन डिस्टर्ब कर दे, वो सब एक तरह से सीबेशियस ग्लैंड स्टिमुलेशन में कारण हो सकता है। नंबर 3 हम देखते हैं कि साइकोजेनिक फैक्टर, यानी कि जब मेंटल डिस्टर्बेंसेज होते हैं, आदमी मेंटल टेंशन में रहता है, तो भी देखते हैं कि सिबोरिया की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जहां पे सिबोरिया देखने को मिलता है। एंड देयर आर सर्टेन ड्रग्स जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड्रोजन स्टेरॉइड्स, एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन जो एक तरह से सिबोरिया की कंडीशन को पैदा करती है। एंड इंजेक्शन ऑफ हैलोजेंस भी हैं। एंड ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जहां पे हम देखते हैं कि सिबोरिया कंडीशन होती है। तो ये तो हो गया कि हम सीबम के प्रोडक्शन को जो है बढ़ा बैठे हैं। एंड दूसरी इससे साधारण कंडीशन जो अमूमन देखने को मिलती वो है कि हम कहीं ना कहीं पाइलोसीबेशियस डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, और उसका कारण हम जानते हैं। हम बहुत अधिक मेकअप्स करते हैं लेकिन उनको क्लीन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एनवायरमेंट आज बड़ा प्रदूषित है, हम बहुत अधिक डस्ट से एक्सपोज हो रहे हैं, बहुत एक तरह से बहुत पोल्यूटेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन अपनी स्किन को साफ नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइलोसीबेशियस डक्ट एंड दूसरा सिबोरिया, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी अगर आपके साथ है तो दैट कैन लीड टू एक्ने पिंपल्स। चलिए, तो ऑब्स्ट्रक्शन तो जिंदगी में किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं होती। इसी के साथ जानना चाहूंगी एक्ने, जिसे आम भाषा में लोग दाने भी कहकर बुलाते हैं, तो एक्ने जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हम देखते हैं किस किस प्रकार के एक्ने हो सकते हैं। देखिए नमिता, टाइप्स ऑफ एक्ने की अगर बात करेंगे तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, कभी हम उसकी फॉर्म के आधार पे एक्ने का नाम दे देते हैं। जैसे अगर हमारे पेप्यूल्स की फॉर्म में है तो एक्नी पेप्यूलोज बोलते हैं, पस्ट्यूल्स की फॉर्म में है तो एक्नी पस्ट्यूल्स बोलते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि पोजीशन के आधार पे अगर हमारा जो है आईलिड्स जो होती हैं उनके एजेस पे होते हैं तो उसको हम एक्नी सिलियरिस बोलते हैं। कभी माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं उन पे जब एक्नी होते हैं तो उसे एक्नी किरेटोज बोलते हैं। कभी उसकी कंडीशन के सीवियरिटी के आधार पे हम लोग जो है एक्नी फल्मिनेंस होते हैं, जहां पे बहुत ही एक्नी जो है बहुत ही इन्फ्लेम्ड होता है, टेंडर होता है, अल्सरेशन देखने को मिलता है। एंड यूजुअली टीनेजर्स में जो मिलता है और एक्यूट नेचर का होता है, यहां तक कि कभी कभी फीवर भी आ जाता है, ज्वाइंट पेन भी होता है। तो इस तरह के एक्नी को एक्नी फल्मिनेंस बोलते हैं। तो नमिता, मुझे लगता है कि एंड मोस्ट कॉमन, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि मोस्ट कॉमन एक्नी जो होता है वो एक्नी वल्गैरिस होता है। लेकिन इन सब मुझे लगता है कि नामों की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इन जनरल जो हमारा सिद्धांत है चिकित्सा का वो डिफर नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि वो स्थान के आधार पे या कभी जो है उसकी सीवियरिटी के आधार पे, या कभी कभी हम देखते हैं कि कोई आदमी बहुत अधिक हॉट जगह पे रहता है या ह्यूमिड जगह पे रहता है, तो इस तरह जब एक्नी होता है तो उसको हम एक्नी ट्रॉपिकैलिस बोलते हैं। तो नाम पे मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंस मैं एटलीस्ट नहीं समझता, क्योंकि मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल ट्रीटमेंट का है वो वेरी नहीं करता। तो नमिता, मेरे लिए सभी एक्नी जो हैं वो एक तरह से वो समान है। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी, क्या एज भी इसमें कोई मायने रखती है कि आपकी एज कितनी है उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट देते हो? देखिए, एज का जहां तक मैं कह रहा हूं कि आप समझिए कि सीबेशियस ग्लैंड का एक्टिवेशन जिस एज में सबसे अधिक होता है तो वहां पर वो एज मैंने बताया पहले शुरू में कि आपको सेकंड डिकेड की अगर हम बात करें, उसके मिड की बात करें, लगभग 15 साल से लेकर 25 साल, मिड ऑफ थर्ड डिकेड जो होता है उसमें सीबेशियस ग्लैंड की मैक्सिमम एक्टिविटी देखने को मिलती है, मैक्सिमम स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं सीबम का प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। और ये वो एज होती है अनफॉर्चुनेटली जब हम मैक्सिमम बाहर घूम रहे होते हैं, मैक्सिमम मिर्च मसाले खा रहे होते हैं,
मैक्सिमम हम पार्टीज कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने पित्त को हम दूषित करते हैं, अपनी वायु को हम दूषित करते हैं, अपने हार्मोन्स को हम दूषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है कि उस एज में जब हम मैक्सिमम वायलेशंस करते हैं अपनी जीवन शैली के साथ में, अपनी डाइट के साथ में, उस समय ही हमारा मैक्सिमम सीबम भी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है, तो इसलिए फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात बताई कि खान पान का भी मुझे लगता है खास तरीके से ध्यान रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि त्वचा जो है वो एकदम फ्लॉलेस रहे, कोई भी एक्ने, पिंपल या फिर स्किन डिजीजेस उस पर ना हो। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और बहुत सारी बातें जाननी बाकी है। क्या चिकित्सा है एक्ने पिंपल्स की, सबसे जरूरी ये जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अथाई ऊर्ध्वा में। आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी को बार बार मल त्याग के बाद भी पूर्ण मल त्याग की संतुष्टि नहीं मिलती। रोगी लगातार कमजोर और चिड़चिड़ा होता चला जाता है। संदीपन कैप्सूल इस बीमारी से आपको पूर्ण मुक्ति दिलाता है। जॉइंट पेन रिलीफ के लिए ली जाने वाली दवाइयां हमें तत्काल आराम तो देती हैं, लेकिन जॉइंट्स के डैमेज को रोक नहीं पाती। बोश रुजारी कैप्सूल न केवल आपको दर्द से आराम देता है, बल्कि जॉइंट्स को रिपेयर करके आपको नी रिप्लेसमेंट से भी बचाता है। डायबिटीज के कारण प्रतिवर्ष लाखों लोगों की किडनी खराब होती है, आंखों की रोशनी चली जाती है, हार्ट और नर्व्स डिजीज भी हो जाती है। मधुसंज्ञ दमन न केवल शुगर पर नियंत्रण रखता है, बल्कि इसके कारण आने वाली घातक बीमारियों से भी आपकी रक्षा करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई ऊर्ध्वा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है सीनियर आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, जिनके साथ आज हम बहुत ही खास टॉपिक एक्ने और पिंपल्स पे बात कर रहे हैं। और सिर्फ एक्ने पिंपल्स क्यों, बल्कि और भी स्किन डिजीजेस जैसे कि एक्जिमा और सोरेसिस जैसी गंभीर समस्याओं पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बहुत सारी बातें कही, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपने बताया कि किस तरह से डाइट का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन अब जानना चाहूंगी इसकी चिकित्सा क्या है, क्या सॉल्यूशन है एक्ने पिंपल्स को दूर करने के लिए? देखिए नमिता, वो कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि एक्ने पिंपल्स से उसको मुक्ति मिले, तो उसका जो एक्ने पिंपल्स का जो कारण है उस पर उसको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना होगा। मैंने पहले बताया कि सिंपलर कॉज जो होता है वो होता है कि आपकी पाइलोसेबेसियस डक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो स्किन के पोर्स, जब इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो त्वचा के छेद होते हैं जिसमें से हमारा सीवेशियस जो सेक्रेशन है, सीबम बाहर निकलना चाहिए, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो आप अपनी स्किन को क्लीन रखें, और क्लीन रखने के लिए बहुत सिंपल रेमेडी, आज हम लोग होम रेमेडी बोल सकते हैं। हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो पपीता लेकर के उसको रब करे, कभी टोमेटो जो होता है उसको रब करने के लिए हम बोलते हैं। आप थोड़ा सा गुलाब जल में नींबू मिलाकर के अगर आप आदत डालने की रात में सोते समय जो है आप अपने फेस पे 1 मिनट वॉश करके फिर अपने शीतल जल से जो है फेस को वॉश करेंगे, तो आप देखेंगे कि जो नींबू होता है वो अपने आप में बहुत अच्छा स्रोतोशोधक होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। गुलाब जल जो है बहुत अच्छा हाइड्रेशन है, तो आप थोड़े से गुलाब जल में 2-4 बूंद अगर नींबू की डाल करके रात में अपने फेस पे रगड़ते हैं, उसके बाद आप ताजे पानी से अपने मुंह को धोते हैं, तो काफी कुछ संभावना है कि आपके स्किन के पोर्स खुले रहेंगे और सीबम का कम से कम ऑब्स्ट्रक्शन होकर के जो एक्नी, पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स ये आपको मिलने जा रहे हैं, उनसे आप बच सकेंगे। तो बड़ी सिंपल उसके बाद एप्रिकॉट स्क्रबर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको स्किन को साफ रखना है, एंड साफ, और स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं नमिता बताना चाहूंगा, क्योंकि मेकअप जो है आज के टाइम पे मैंडेटरी हो गया है। बिल्कुल। तो आप अगर मेकअप कीजिए, मेकअप से मेरा कोई बैड नहीं है, लेकिन हो सके तो कम केमिकल्स का इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, और मैं तो कहता रहता हूं कि आप मुस्कुराते रहिए, तो आपको मेकअप की आवश्यकता नहीं है। अंदर की जो सुंदरता होती है वो बहुत ही गजब की होती है। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं अक्सर, माफ कीजिएगा नमिता, लोग मेकअप तो बड़ा सुंदर करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुस्कुराते नहीं है, तो बहुत पसंद नहीं आता है मुझे तो एटलीस्ट। तो इसलिए आप जो है केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल कीजिए और फेस को साफ रखिए। आप मेकअप को रात में क्लीन करना ना भूलें। एंड इन जनरल जो बॉयज हैं जो बाहर फील्ड में काम करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे एक तरह से पोल्यूटेंट हमारे एनवायरनमेंट में है, तो वो हमारे फेस पे आके चिपकते हैं, हमारे स्किन के पोर्स को बंद करते हैं। तो आप भी आदत डालिए कि शाम को घर आने के बाद में लास्ट जो है आप फेस पे जो है थोड़े से गुलाब जल में नींबू की कुछ बूंदे डाल के स्किन पे रब करेंगे, उसके बाद जो है अपने चेहरे को धोएंगे, तो काफी कुछ संभावना है कि आपका सीबम का ऑब्स्ट्रक्शन जो है स्किन की लेयर्स में नहीं होगा, जिससे वहां पे प्यूट्रिफिकेशन या सड़न के बाद जो एक्ने हमें देखने को मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि अब आखिर इंटरनल मेडिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो इन जनरल अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो आपको एंटीबायोटिक्स के रूप में एक रेमेडी मिलती है, और बहुत लंबे समय तक आपको एंटीबायोटिक खिलाया जाता है। मुझे लगता है नमिता बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है। बिल्कुल।
कहीं ना कहीं बहुत इनकम्प्लीट, एंड वहां पर जो प्यूट्रिफिकेशन एक तरह से वहां पे जो इन्फेक्शन है, हम पाइलोसेबेशियस डक्ट की बात करें, केवल उसमें जाके काम करता है। लेकिन जो बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं, जैसे हार्मोन्स को सही करना, आपके डाइट को सही करना, पित्त का शमन करना, रक्त की शुद्धि करना, ये सब जो है वो अटेंड नहीं करती हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि वो पूरी तरह से खत्म भी नहीं करता है एक्ने। बिल्कुल, और आप बहुत समय तक जब एंटीबायोटिक खाते हैं तो आपके एक्ने पिंपल्स तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेट आपका खराब हो जाता है, आपको और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत अच्छी अप्रोच नहीं है इसके लिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है, मुझे लगता है कि एक्ने पिंपल्स और स्किन जो है एक ऐसी समस्या है, बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं लोग। मेरे पास मैं बताना चाहूंगा, जब पेशेंट पेट खराब लेके आता है और स्किन लेके आता है और मैं बोलता हूं कि पहले एक चीज की चिकित्सा करूंगा, तो 99% लोग बोलते हैं कि पहले स्किन कर दीजिए। तो आई अंडरस्टैंड द सिवियरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है नमिता। तो वहां पर जो है मेरा मैं सिक्सर मारता हूं, एंड सिक्सर मारने के बाद जो है किसी को भी स्किन डिजीज से मुक्ति दिलाता हूं। उस सिक्सर में मेरा है कि वो कोई भी व्यक्ति जो एक्ने पिंपल्स या किसी भी स्किन डिजीज से मुक्ति चाहता है, तो उसे सबसे पहले जो है अपने खून को साफ करना होगा, यानी कि रक्त की शुद्धि करनी होगी। नंबर 2, पित्त का शमन करना होगा। नंबर 3, वायु का अनुलोमन करना होगा। नंबर 4, उसको, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कहीं ना कहीं कृमि यानी कि कीड़े जो है वो माइक्रोब की फॉर्म में हो सकते हैं, वो हमारे ब्लड में पहुंच जाते हैं, उनको हमें निकालना होगा। फिर एक तुरंत फौरी तौर पे जो वहां पे एक तरह से बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए हमको जो है आयुर्वेद की मदद से एंटीबायोटिक जैसा एक्शन पैदा करना होगा। एंड एट लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करना होगा, जिसके स्किन पे जो है किस तरह की खुश्की जो आजकल हम देखते हैं वो आ जाती है, वो नहीं आती। ये जो 6 चीजें मैं फिर से रिपीट करूंगा, वो कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्किन डिजीज से मुक्ति चाहता है, उसको नंबर 1 अपने खून को साफ करना होगा, अपने पित्त दोष का शमन करना होगा, वायु का अनुलोमन करना होगा, कीड़े जो कृमि माइक्रोब की फॉर्म में होते हैं उनको रक्त से निकालना होगा। और मैंने बताया कि एंटीबायोटिक एक्शन के रूप में कुछ हर्बल मेडिसिन का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। एट लास्ट ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करना होगा। ये सिक्सर जिस दिन लगाएंगे उस दिन आपकी स्किन जो है, मुझे लगता है जो आपने फ्लैलेस बताया कि वो बिना दाग धब्बे की स्किन जो है उसको आप निश्चित रूप से प्राप्त करें। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे, जो सिक्सर आप लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का हमारे शो में। ले रहे हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपका ही मत चाहिए, देखते रहिए अथाई उर्धाम है। प्रदूषित वातावरण एवं गलत खान-पान से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं हमारे बाल। इसलिए किसी बड़ी शारीरिक बीमारी के न होते हुए भी हमें हेयर फॉल, ग्रोइंग ऑफ हेयर और डैंड्रफ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। ऐसे में हमारे बालों को चाहिए एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन। सुकेशम पोषण आपूर्ति करते हुए बालों को स्वस्थ रखने का एक अनूठा, सरल और सुरक्षित उपाय है। एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जैसे बार बार होने वाली खांसी, जुकाम, गले में दर्द, श्वास कष्ट और यहाँ तक कि एलर्जिक एस्थमा के पूर्ण एवं स्थायी लाभ के लिए प्रयोग करें श्वासो ओजस कैप्सूल। आधे सिर में होने वाले तेज दर्द यानी माइग्रेन के समूल नाश के लिए प्रयोग करें अर्धारी कैप्सूल। अर्धारी कैप्सूल के मात्र 3 महीने के प्रयोग से अधिकतर लोगों को माइग्रेन से स्थायी रूप से मुक्ति मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर अथाई उर्धाम में आपका स्वागत है। तो ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर परमेश्वर कह रहे थे कि वो एक सिक्सर लगाते हैं और एक्ने पिंपल्स झट से दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो सिक्सर। तो क्या है सर वो सिक्सर? जी नमिता, बिल्कुल उस सिक्सर का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। उसका नाम है सुडर्मा। ये सुडर्मा नाम से हमने जो है एक दवा तैयार की है, और मुझे लगता है कि केवल एक्नी पिंपल्स के नहीं, लेकिन सोरियासिस, एक्जिमा, स्किन एलर्जीज या किसी भी तरह की स्किन पे आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो आप सुडर्मा कैप्सूल का इस्तेमाल करें। एंड ये बेसिक प्रिंसिपल इसका जो है वो 6 चीजों पे है। जब आप इसको लेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ ही दिनों में एक्नी पिंपल से राहत मिलेगी, एक्जिमा, सोरियासिस से राहत मिलेगी, और वर्षों से परेशान कर देने वाली आपकी जो स्किन एलर्जी है उससे भी राहत मिलेगी। बिल्कुल, और बहुत सारे लोगों ने सुडर्मा का प्रयोग भी किया है। आइए आपको दिखाते हैं कि वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं डॉक्टर मोनिका, मेरे पास स्किन के बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनमें डॉक्टर अरोड़ा का बनाया हुआ सुडर्मा कैप्सूल प्रिस्क्राइब किया, और 6 महीने में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। आई एम वेरी हैप्पी एंड पेशेंट्स आर ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड। मेरे फेस पे काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी, दाने वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरे फेस पे ड्राइनेस, रेडिश और जलन वगैरह हो रही थी। उसके बाद मैंने डॉक्टर अरोड़ा को कंसल्ट किया। उन्होंने मेरे को 15 डेज के लिए सुडर्मा कैप्सूल्स दिए, जो मैंने लिया, और अब मेरे फेस में काफ़ी हद तक बहुत फ़र्क आ चुका है, थैंक्स टू डॉक्टर अरोड़ा।
मेरे फेस पे बहुत टाइम से एक्ने थे, फिर डॉक्टर अंकल ने मुझे सुडर्मा कैप्सूल दिया, मेरा फेस एकदम ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी नाउ। पिछले 1 साल से मुझे बहुत फेस पर पिंपल हो रहे थे, मेरा बाहर जाने का कहीं मन नहीं करता था, लेकिन जब से मैं डॉक्टर साहब से मिली उन्होंने मुझे सुडर्मा कैप्सूल दिया जो मैं 2 महीने से ले रही हूँ और अब जाकर सारे मेरे फेस के दाने चले गए हैं और अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करती हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, जिन लोगों को एक्ने, पिंपल्स जैसी ये समस्याएं थी, इनफैक्ट एक्जिमा और सोरियासिस जैसी गंभीर समस्याएं थी, उन्होंने जब सुडर्मा का प्रयोग किया तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई और स्किन जो है वो इतनी खूबसूरत निकलकर सामने आई कि कहने ही क्या। वैसे मैं जानना चाहूंगी, एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने, पिंपल्स ये सबके लिए काम करता है? देखिए, मैंने बताया कि कोई भी स्किन डिजीज क्यों ना हो, जब हम कारणों पे जाते हैं नमिता, मुझे ऐसा लगता है कि समझाने के तौर पे मैं बताना चाहता हूं। देखिए, आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक कंडीशन होगी कि हम सब जानते हैं कि हमारे स्काल्प के ऊपर डैंड्रफ होता है। ये डैंड्रफ में क्या होता है कि हम अपने बालों में जब अपने उंगलियों को मारते हैं या कोम को मारते हैं तो व्हाइट डस्टी पाउडर जो निकल के आता है उसको हम डैंड्रफ बोलते हैं। जब यही डस्टी पाउडर थोड़ा सा वेट यानी कि गीले रूप में होता है तो हम इसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। यही सिबोरिक डर्मेटाइटिस जब प्लैक्स की फॉर्म में यानी कि थोड़े मोटे और बड़े टुकड़ों के रूप में गिरने लगती है तो हम उसको सोरियासिस बोलते हैं। देखिए, एक तरफ डैंड्रफ, एक तरफ सिबोरिक डर्मेटाइटिस और एक तरफ जो है सोरियासिस, तो कहीं ना कहीं एक ही बीमारी के 3 रूप नजर आते हैं। ऐसी अगर मैं एक्जिमा की बात करूं और डर्मेटाइटिस की बात करूं तो दोनों ही एक दूसरे के जो है पूरक है। कहा जाता है कि किसी भी तरह की अगर स्किन डिजीज है जिसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, उसको अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे, सही से अटेंड नहीं करेंगे तो वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोटे तौर पर डर्मेटाइटिस, एक्जिमा एंड उसके बाद एंड एक्जिमा का एक टाइप होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस एंड सिबोरिक डर्मेटाइटिस। सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी जब बढ़ जाती है तो वो सोरियासिस जैसे दिखने लगती है। तो मुझे लगता है इन सब की बेसिक पैथोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो हार्मोनल हो सकती है, वो खून में अशुद्धि हो सकती है, वो पित्त का प्रकोप हो सकता है, वो वायु का प्रकोप हो सकता है, देयर कैन बी सम जेनेटिक रीजंस। लेकिन इन कारणों के ऊपर नीचे होने से एक तरह से लक्षण जो है बदल जाते हैं और लक्षण के बदलने पे हम बीमारी का नाम दूसरा दे देते हैं। लेकिन अगर हम टोटल कुमुलेटिव अगर रीजन देखेंगे तो सभी ये रीजन्स जो हैं कोई क्रमबद्ध, कोई ऊपर आएगा, कोई नीचे आएगा। तो इन 6 के 6 रीजन को यदि आप अटेंड करते हैं तो आप किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इनमें से अगर कुछ भी आपने छोड़ा, यानी कि आपने स्किन डिजीज पेशेंट को अगर के साइकोजेनिक जो फैक्टर है, जो मेंटल टेंशन को दूर नहीं किया तो भी आपकी स्किन डिजीज नहीं निकलेगी। यदि उससे कृमि को दूर नहीं किया तो भी नहीं निकलेगी। यदि आप सोरियासिस पेशेंट को जिसकी स्किन ड्राई हो रही है, एक्जिमा पेशेंट जिसकी स्किन खुश्क पड़ रही है, इवन डैंड्रफ के पेशेंट जिसकी स्किन खुश्क पड़ रही है, उसको आपने ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं किया, वहां तक ब्लड नहीं पहुंचाया तो आप क्योर नहीं कर सकते। तो एक तरह से सब सोच समझ के बहुत बढ़िया से अनुसंधान करके हमने वो सारे फैक्टर्स निकाले कि किन किन को हमको जो है कवर करना है, सो दैट हम किसी भी पेशेंट को जो है वो संपूर्ण रूप से स्किन डिजीज से मुक्ति दे सके। और ये सिक्सर सुडर्मा के रूप में हमने डेवलप किया और ये छक्का जो है बहुत काम आ रहा है और बहुत जबा के हम लगा रहे हैं और खूब रन बना रहे हैं। बिल्कुल सही, सक्षम तरीके से आपने बैटिंग किया। सुडर्मा जो है अपना काम करके दिखा रहा है। अभी अभी आपने देखा कि जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जीवन में किस तरह से खुशियां वापस आ रही हैं, क्योंकि उनकी स्किन जो है एकदम फ्लॉलेस हो जा रही है। वैसे यहाँ पे ये भी बात जानना चाहूंगी, सुडर्मा को लेना कैसे है, कब लेना है? देखिए, ये कैप्सूल की फॉर्म में है। आजकल नमिता ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पैलेटेबिलिटी हो, लोग आराम से ले सकें, अपनी जेब में रख सकें। तो ये कैप्सूल फॉर्म में हमने बेसिकली तैयार किया है। इसमें नीम, मंजिष्ठा, लोथरा, अमलतास, हरड़ एंड गंधक रसायन, रस माणिक्य, बहुत अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक औषधियों को हमने शामिल किया। कर्मिग्नि के रूप में विडंग को शामिल किया। तो ये कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का। 2 कैप्सूल आपको जो है दिन में 3 बार लेने हैं। सुबह नाश्ते के बाद 2 कैप्सूल लेने हैं एंड दोपहर लंच से पहले और रात डिनर से पहले 2 कैप्सूल लेने हैं। तो जिनको बहुत अधिक प्रॉब्लम है वो 3 बार लें, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम है वो 2 बार भी ले सकते हैं, जिनको केवल अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना है वो 1 बार लें। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है और अपना रंग दिखाना बहुत जल्दी शुरू कर देता है। तकरीबन कितने दिनों में इसका रिजल्ट आना शुरू? मुझे लगता है नमिता, अगर एक्ने पिंपल्स की आप बात करें तो विदिन 7 डेज आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। तो महज 7 दिनों के अंदर इसके रिजल्ट आते हैं। मुझे लगता है इससे बढ़िया बात तो कोई और नहीं हो सकती। आप यहाँ आए डॉक्टर परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी जल्दी सुडर्मा जो है अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। महज 7 दिनों के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो आपको अभी इसी वक्त अपने लिए इसे ऑर्डर करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी इस तरह की समस्या से ग्रसित है, यानी कि एक्ने, पिंपल्स, एक्जिमा या सोरियासिस जैसी गंभीर समस्या भी स्किन पर है, तो वो सुडर्मा यूं चुटकियों में सॉल्व कर देगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, एक बार फिर हाजिर होंगे एक और खास पेशकश लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।